नमस्कार, नया सवेरा के एक और विशेष अंक को लेकर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं नया सवेरा और मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शहला। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम लगातार बात करेंगे आज दिन भर की उन खबरों की जिन पर आज हम सबकी नजर आएगी, जिसमें सबसे बड़ी खबर रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे और झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे, उनकी जन्मस्थली भी जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज सभी राजनीतिक दल वहां पर अपना पूरा जोर शोर से चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं बात खेलों की भी होगी, क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच है, तो उसमें क्या कुछ नजर आ रहा है, किसकी जीत ज्यादा नजर आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी तमाम खबरों पर हमारी बातचीत होगी और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जनजातीय गौरव दिवस, आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओले हाथों जाएंगे पीएम मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की करेंगे शुभारंभ। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी करेंगे जारी। आज थम जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार, तो वहीं तेलंगाना में प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन। राजस्थान के बायतू में आज पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैली। छत्तीसगढ़ में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी संभालेंगे मोर्चा। वहीं मध्य प्रदेश में खड़गे और प्रियंका समेत कमलनाथ के पास जिम्मा। आज शुरू होगी वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए 8वें दौर की नीलामी। बिक्री के लिए होंगे 35 कोल ब्लॉक। सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लैम रिसर्च के अध्यक्ष और सीईओ टिम आर्चर से की मुलाकात। भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास संघर्ष के बीच अल शिफा अस्पताल पर इजरायली सेना का छापा। हमास से आत्मसमर्पण करने को कहा। अमेरिका के पास भी हमास के खिलाफ सबूत मौजूद। न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल के लिए तैयार टीम इंडिया। आज मुंबई के वानखेड़े मैदान पर होगा आमना सामना। रोहित शर्मा बोले, बड़ा फैक्टर नहीं होगा टॉस। और चलिए नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें। और बात करते हैं, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। आदिवासी समाज उन्हें भगवान का रूप मानता है। पीएम मोदी ने भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस का दर्जा दिया है। खास बात यह भी है कि पीएम आज झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओली हाथू जाएंगे, उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री का आगमन भगवान बिरसा मुंडा के गांव में होगा। आज के दिन पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके।
योजनाओं की संतृप्ति का यह लक्ष्य पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छ सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। संभावित लाभार्थियों का नामांकन इस यात्रा के दौरान मिले विवरणों के जरिए किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री झारखंड के खूंटी में आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक अनुपम पहल, प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ भी करेंगे। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी 22,544 गांवों और 220 जिलों में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 28 लाख है। ये जनजातियां बिखरी हुई दूरस्थ दुर्गम बस्तियों में और अक्सर वन क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले इस मिशन में पीवीटीजी परिवारों और इनके आवासों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर जैसे बुनियादी सुविधाओं से युक्त करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा पीएमजेएवाई, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री पोषण, प्रधानमंत्री जनधन योजना आदि के लिए अलग से संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी। किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता दिखलाने वाले एक और उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 14 किस्तों में 2.62 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, रांची। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। देश भर के मेरे परिवारजनों को इस विशेष अवसर से जुड़े जनजातीय गौरव दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया और उन्होंने अपने एक्स पर कहा कि आज झारखंड का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर कहा कि झारखंड अपनी खनिज संपदाओं के साथ साथ जनजातीय समाज के साहस, शौर्य और स्वाभिमान के लिए सुविख्यात रहा है। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दिया है। राज्य के स्थापना दिवस पर मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड अपनी खनिज संपदाओं के साथ साथ जनजातीय समाज के साहस, शौर्य और स्वाभिमान के लिए सुविख्यात है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। और खूंटी से हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात नितेंद्र, आज का दिन झारखंड वासियों के लिए बहुत खास होने वाला है और खास बात यह है भगवान बिरसा मुंडा के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। खास बात यह भी है कि कई सारी कल्याणकारी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। किस प्रकार से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्या कुछ तैयारियां हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। निश्चित तौर पे देखिए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है और झारखंड का स्थापना दिवस है और ऐसे खास मौके पर प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर हैं और कल शाम में ही रात में ही आ गए थे वो और रात में वो रुके थे प्रधानमंत्री। और उसके बाद आज उनका एक 3 बड़े कार्यक्रम है
और जिसमें वो कई सारे सौगात भी देंगे झारखंड वासियों को। खासतौर पे जो 49,000 करोड़ रुपया के जो प्रोजेक्ट है, जिसमें उसमें शिलान्यास भी होगा, उद्घाटन भी होगा, और वो जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए ये तमाम जो प्रोजेक्ट होंगे उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। और केवल झारखंड की अगर हम बात करें तो काफी कुछ बीते 9 साल में उन्होंने दिया है, और खासतौर पे जो जनजातीय समुदाय के लिए है प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उसको लेकर के यहाँ के लोग काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और कल मेरी जितने भी लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ दिया है झारखंड को। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही खास मौका है, खास दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भगवान बिरसा मुंडा के जो जन्म स्थान है उलिहाथू, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और पहली बार कोई प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाएंगे। मैं इस वक्त खूंटी में हूं। खूंटी से 28 किलोमीटर दूर मेरे पीछे उनका गांव है, 28 किलोमीटर दूर यहाँ पे। और एक छोटे से गांव में प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो निश्चित तौर पे गांव वाले भी और उनके परिजन भी काफी उत्सुक है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और प्रधानमंत्री उनके परिवारजनों से मुलाकात करेंगे, संवाद भी करेंगे और उनकी स्थिति को जानेंगे, इलाके की जो विकास योजनाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो ये जो दिन है बहुत ही खास है, और प्रधानमंत्री न केवल झारखंड के लिए सौगात देंगे, बल्कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसकी जो वैन है उसको भी यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इसका मकसद ये है कि केंद्र सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनको कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, उसकी जानकारी घर घर तक कैसे मिले। अगले 2 महीने तक ये वैन देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी, और खासतौर पे जो आदिवासी बहुल जिला है सबसे पहले वहां वो वैन जाएगी, और वहां पर उनको जानकारी दिया जाएगा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, ताकि वो जान सके और उसका लाभ उठा सके। नितेंद्र, देखिए एक वक्त वो था जब आदिवासियों को कोई भी व्यक्ति पूछता तक नहीं था, लेकिन आज वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अहम मौके पर वहां पहुंच रहे हैं, और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। तो ऐसे में वहां के लोगों में खुशी तो होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन साथ ही जो योजनाएं प्रधानमंत्री आज वहां के लोगों को देने वाले हैं उनके बारे में जरा जानकारी दीजिए नितेंद्र। नितिन, आवाज मिल पा रही है? प्रधानमंत्री सुबह तकरीबन करीब 9 बजे के आसपास रांची में ही भगवान बिरसा मुंडा का जो म्यूजियम है, जो पहले जेल हुआ करता था, वहां पर जाएंगे, क्योंकि सन 1900 में अंग्रेज जी आवाज मिल पा रही है? भगवान बिरसा मुंडा जिस जेल में रहे थे, जो अंग्रेजों ने उन्हें कैद करके रखा था, उस जेल में जाएंगे और उसको म्यूजियम बना दिया गया है, और वहां पर प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उस म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे उनके गांव जाएंगे। गांव में भी जो उनका जो मूर्ति है वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, साथ ही साथ उनके गांव में जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे। उसके बाद खूंटी में यहाँ पर आएंगे और वहां पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। खासतौर पे एक जो बड़ी जो मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसमें खास बात यह है कि जो दूर दराज के इलाके में आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, उन तक जो बुनियादी सुविधा है, चाहे वो रोड की बात हो, बिजली की बात हो, पेयजल की बात हो, या बाकी जो दूसरी जरूरतमंद की जो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो सपना है, संकल्प है प्रधानमंत्री का, उसकी सिद्धि तभी होगी जब आदिवासी समुदाय के लोग भी इससे जुड़ेंगे, क्योंकि आजादी की लड़ाई में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब देश विकसित बनेगा, जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा विकास में, तो इनकी भी भागीदारी बहुत जरूरी है। और नितेंद्र, हमने देखा है कि बीते कुछ समय में जिस तरह से जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए काम किया गया है, तमाम सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, और प्रधानमंत्री खुद आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय के लिए, उनके उत्थान के लिए कितना प्रतिबद्ध है, ये उनके कामों से नजर आता है। आज का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, कल और आज का, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और आज का दिन जनजातीय समुदाय के लिए विशेष तौर से बहुत खास रहने वाला है।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे और अब बात करते हैं चुनावी राज्यों से खबरों की और देखते हैं जनादेश। छत्तीसगढ़ में 17 तारीख को 70 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। लिहाजा आज सभी दलों का प्रचार अभियान अपने चरम पर होगा। भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ एक तरफ जहां बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है तो वहीं बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता लगातार उसकी काट में लगे हैं। बात करें आज के प्रचार की तो आज वरिष्ठ नेता अमित शाह बेमेतरा, जांजगीर चांपा और फिर कोरबा में जनसभा करेंगे। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले रायपुर में और फिर अंबिकापुर में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं में भूपेश बघेल का आज धुआंधार प्रचार अभियान होगा। इसके अलावा खुद राहुल गांधी बेमेतरा में सभा को संबोधित करने वाले हैं। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की बेमेतरा सीट पर चुनाव प्रचार किया और इस दौरान चुनाव प्रचार को लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है प्रचार अभियान। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज वो बेलतरा पहुंचे, पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया। जबरदस्त भीड़ दिखी युवाओं की, माताओं की। किस रूप में देखते हैं अब दूसरे चरण के चुनाव को? छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयों को देखा, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार उसने राज्य को डुबोने का काम किया। कर्जे में भी डुबोया, भ्रष्टाचार में भी, और साथ ही साथ युवाओं के साथ धोखा। परिवार वालों को, कांग्रेस वालों को तो नौकरी मिली, पेपर लीक हुए, एक के बाद दूसरा स्कैम हुआ, लेकिन झूठे वादे कांग्रेस के और झूठे दावे वो फेल हो गए। सर एक चीज और हमने अद्भुत देखा यहाँ पर, बिलासपुर में कांग्रेस के बागी प्रत्याशी खड़े हैं टिकट न मिलने पर। बेलतरा में हमने देखा कंधे से कंधा मिलाकर निवर्तमान विधायक और वर्तमान प्रत्याशी हैं जो प्रचार अभियान भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपके साथी हैं। किस रूप में आप देखें अनुशासन के मायने में भी कहीं ना कहीं बढ़त दिख रही है? जब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हम सबके बीच में हैं तो हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि उनकी झोली में छत्तीसगढ़ को जिता कर दें ताकि डबल इंजन की सरकार से हमारे राज्य को और गति मिल सके। हमारी बहनों को 1000 रुपया प्रति माह उनके खाते में पैसा जाए, मदद हो। 500 रुपये में उनको रसोई गैस का सिलेंडर मिले, 3100 रुपये में धान खरीदा जाए और 300 रुपये जो बोनस का पेंडिंग है वो भी 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन तक दे दिया जाए। ऐसी ही बहुत सारी योजनाएं जहां पर मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन से लेके 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और अन्य रोजगार स्वरोजगार के अवसर जो लाखों की तादाद में खड़े करने हैं वो हम करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो भ्रष्टाचार है उससे मुक्ति दिलाएंगे और जो पेपर लीक स्कैम हुए
पीएससी स्कैम, उनसे भी मुक्ति दिलाएंगे। युवाओं को बड़ी उम्मीद है और साथ ही साथ आपने स्पष्ट तरीके से आरोप लगाया कि सत्ता के साथ सट्टा का भी खेल चला। केंद्र सरकार ने तुरंत ऐप को बैन कर दिया, कार्रवाई भी ईडी कर रही। आगे की क्या स्थिति होगी अगर सरकार बनती? बहुत हुआ सट्टा का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। और उनको बाय बाय करने का समय आ गया, जनता ने मन बना लिया। लुढ़का मुरझाया चेहरा भूपेश बघेल जी का रोज जनता देख रही है और समझ गई है कांग्रेस डूब चुकी है। इनके कामों ने और इनके कारनामों ने, भ्रष्टाचार के कारण अब ये चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। कोयले की दलाली चाहे केंद्र में की हो या प्रदेश में की हो, कांग्रेस को सदा भारी पड़ी। ये कोयले के भ्रष्टाचार की कालक कांग्रेस को कहीं नहीं छोड़ेगी। भ्रष्टाचार के साथ साथ अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिस चुनाव प्रचार के दौरान प्रभावी रहे। भाजपा ने लगातार जोरदार प्रहार भी किया है। जनादेश जनता को देना है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बेलतरा, बिलासपुर। तो ये तो बात रही छत्तीसगढ़ की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को वादों, दावों, जनसभाओं और आरोप प्रत्यारोप से रिझाने का आज आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और सभी पार्टियों के नेता आज अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई वरिष्ठ नेता प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद 2 दिन प्रदेश के नेता बूथ स्तर पर मतदाताओं को साधने पर भी जोर लगाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है और उसके बाद में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वोटरों को लुभाने और रिझाने का भरसक प्रयास करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता विभिन्न विधानसभाओं में जनसभाओं को आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायतू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बायतू में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के जाटलैंड में बाड़मेर की बायतू विधानसभा सीट पर कांग्रेस और आरएलपी ने 2018 चुनाव के प्रत्याशियों को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने इस बार नए चेहरे पर भरोसा दिखाते हुए बालाराम मुंड पर भरोसा जताया है। बायतू विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने हरीश चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने बालाराम मुंड को और आरएलपी ने उमेदाराम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। इस हॉट सीट पर पीएम मोदी की इस सभा के जरिए बीजेपी बाड़मेर, जैसलमेर की सभी सीटों को साधने का प्रयास करेगी। और वहीं राजस्थान में कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। गहलोत को भरोसा है कि 7 गारंटियों के बूते वो राज्य में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर वो डिफेंसिव मोड में नजर आते हैं। अशोक गहलोत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने, आपको सुनाते हैं। 7 गारंटी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस को राजस्थान में जीत का भरोसा है। मेरे साथ है मुख्यमंत्री। सर, किस तरह से देख रहे हो चुनाव, कैसे चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है, लोगों में उत्साह है, गांव गरीब तक बात पहुंची हुई है। 5 साल के जो सुशासन था हमारा, उसी कारण से आज इतिहास में पहली बार अगर राजस्थान का हर व्यक्ति ये कहे कि सरकार विरोधी कोई लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये कमेंट मैं अपने खुद के अनुभव से कह सकता हूँ कि पहली बार ऐसी स्थिति बनी है देश के अंदर, राजस्थान में, जहाँ लोग ये बात कहते हैं। आप भी जाएंगे कहीं पे भी, कहीं जाओगे तो आपको यही बात मिलेगी आपको। सर, ऐसा कहा जाता है गहलोत जी जादूगर है, तो जादूगरी हमेशा कांग्रेस भरोसा करती है, तो इस बार जादूगिरी किस लेवल पे कामयाबी दिलाएगी कांग्रेस को? देखिए, माई बाप जनता ही होती है, फैसला वो करेगी। हमें विश्वास है जनता पर, क्योंकि हमने गुड गवर्नेंस दी है, शानदार योजनाएं दी है, शानदार कानून पास किए हैं जो कंट्री में कहीं नहीं है, और आगे गारंटी और दे रहे हैं, 7 गारंटी दे रहे हैं। तो लोगों में माहौल बन चुका है
बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाती है। कांग्रेस का कहना है कि हमने एफआईआर इंश्योर किया, इस वजह से ही आई। तो वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की कानून व्यवस्था, बीजेपी का आरोप है, बहुत ज़्यादा खराब है। वो उनके पास कहना कुछ है नहीं, इसलिए ऐसे आरोप लगाए वो खाली अपना काम चला रहे हैं। यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ कोई इशू नहीं इस प्रकार का। वो खाली आरोप लगा रहे, कहना उनके पास कुछ है ही नहीं। वो 5 साल में कुछ किए ही नहीं उन्होंने। अगर एंडिंग में उनके खिलाफ में कि आपने क्या किया है विपक्ष के नेता के रूप में या कार्यकर्ताओं के रूप में, कुछ काम नहीं किया। हमारे पक्ष में माहौल है। तो ये थे अशोक गहलोत, जिनका ये कहना है कि इनके पक्ष में माहौल है और अभी भी कॉन्फिडेंस इनके पास है और कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। जनता जनार्दन को फैसला करना होगा कि उसको कैसी सरकार चाहिए, किसकी सरकार चाहिए, ये खुद मुख्यमंत्री भी मानते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, जोधपुर। चलिए अब रुख करेंगे उत्तरकाशी का, जहां पर सिलकियारा बड़कोट सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम तेज हो गया है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि आज बचाव कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ड्रिलिंग मशीन के जरिए पाइप डालने का काम एक बार फिर से तेज कर दिया गया है। और इसी सिलकियारा बड़कोट सुरंग के पास मौजूद है हमारी सहयोगी संवाददाता ओपी यादव। ओपी, सुप्रभात। अभी क्या कुछ स्थिति है, ताजा स्थिति बताइए हमारे दर्शकों को। जी, ये उत्तराखंड के ब्रह्मखोल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर टनल का जो कार्य जारी था, रविवार तड़के सुबह 5 बजे के आसपास इसमें मलबा दबने से तकरीबन 40 मजदूर इसमें फंस गए और इसके लिए आपदा, राहत, बचाव और अन्य तरह की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। और यही वजह है कि उनको न केवल पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है, बल्कि पानी और अन्य जरूरत आपूर्ति की जो चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा ऑक्सीजन की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मोचन बल और अन्य तरह की एजेंसियां इस काम में लगातार लगी हुई है। दिन रात और केंद्र और राज्य की एजेंसी समन्वित प्रयास करके इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगी हुई है। और सतत संवाद जो 40 मजदूर इसमें फंसे हैं उनसे लगातार जारी है और सभी सकुशल है। और आज इस पे काम जारी कर दिया जाएगा और एक 900 mm का बड़ा पाइप इसके अंदर आगे मजदूरों तक तकरीबन 30 मीटर तक पहुंचाया जाएगा, जिसके जरिए उनको सकुशल निकाला जाए। और इसके अलावा 2 अन्य छोटे पाइप यहाँ 10 mm के उनके तक पहुंचाए गए, जिनके जरिए जो हल्के भोजन जिसमें चने और इस तरह की चीजें वो पहुंचाई जा रही है और दूसरे में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा पानी की भी समुचित वहां व्यवस्था की गई है। लगातार एजेंसियों से जो फंसे हुए मजदूर हैं उनसे न केवल संवाद किया जा रहा है, बल्कि उनको पूर्ण आश्वस्त किया जा रहा है कि उनको सकुशल न केवल बाहर निकाला जाएगा, बल्कि उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यही वजह है कि यहाँ पर जो टनल का जो पॉइंट है जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे मजदूर और इनसे संबंधित जो एजेंसियों के तकनीकी एक्सपर्ट है वो यहाँ मौजूद है। और जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं, वहाँ पर भी लगातार ड्रिलिंग मशीन और ओगर मशीन को बुलाकर जो बचाव और राहत कार्य में लगातार आगे प्रगति की जा रही है। हाँ जी ओपी, अगर देखा जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हादसे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट्स वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। फिलहाल अगर आज की बात करते हैं तो आज किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है और कितने बजे तक ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो जाएगा? जी, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री ने 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस विषय पर न केवल फोन पे बात की, बल्कि केंद्र से पूरी तरह की मदद देने का आश्वासन भी किया। और यही वजह की केंद्रीय जो एजेंसियां है, इस तरह के जो हादसे होते हैं जिनमें एक्सपर्टीज जिनको होती है वो यहाँ पहुंच चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने भी यहाँ इस विषय पर राज्य के मुख्यमंत्री से और जो आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव और मंत्री है उनसे इस विषय पर बात की है। और जो राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव वो लगातार मौके की स्थिति पर है। जिलाधिकारी यहाँ मौजूद है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मोचन बल के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। यही वजह कि आज सुबह 10 बजे के आसपास इस पे काम जारी कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि कल तक इसमें जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको सकुशल न केवल निकाल लिया जाएगा, बल्कि जो ये समस्या उसको खत्म करके आगे का काम जारी किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और लगातार इस हादसे को लेकर के और जो लोग अंदर फंसे हुए, जो कर्मचारी अंदर फंसे हुए, वो कब तक बाहर आते हैं, इस पर भी अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहिएगा। तो खबरों का सिलसिला नया सवेरा में यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और कृतिका। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको एक बार फिर से इस समय की हेडलाइन दिखा दें। बिल्कुल। जनजातीय गौरव दिवस आज। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगे PM मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। PM किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी करेंगे जारी। आज थम जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार। तो वहीं तेलंगाना में प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। राजस्थान के बायतू में आज PM मोदी करेंगे चुनावी रैली। छत्तीसगढ़ में अमित शाह और JP नड्डा के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी संभालेंगे मोर्चा। वहीं मध्य प्रदेश में खड़गे और प्रियंका समेत कमलनाथ के पास जिम्मा। आज शुरू होगी वाणिज्य कोयला खदानों के लिए 8वें दौर की नीलामी। बिक्री के लिए होंगे 35 कोल ब्लॉक। सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लैम रिसर्च के अध्यक्ष और CEO टिम आर्चर से की मुलाकात। भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास संघर्ष के बीच अल शिफा अस्पताल पर इजरायली सेना का छापा। हमास से आत्मसमर्पण करने को कहा। अमेरिका के पास भी हमास के खिलाफ सबूत मौजूद। और न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल के लिए तैयार टीम इंडिया। आज मुंबई के वानखेड़े मैदान पर होगा आमना सामना। रोहित शर्मा बोले, बड़ा फैक्टर नहीं होगा टॉस। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार के मुद्दे पर जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा बढ़ती जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा धीरे धीरे अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों से दूर हो रही है। प्रतीक माथुर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में विषयगत मुद्दों पर चर्चा कराने के प्रयासों में भी महासभा की भूमिका और कमजोर होती जा रही है। The primacy and legitimacy of the General Assembly flows from the inclusive nature of its membership and the principle of sovereign equality of all its constituents.
In these turbulent times, the universal character of the General Assembly and the moral weight of its decisions and opinions cannot be overemphasized. However, as pointed out by the President of the General Assembly when he opened this meeting last week, and I quote, "At a time when questions about the relevance of the UN itself and therefore about its very existence are echoing louder," unquote, there is a growing perception that the General Assembly has gradually lost touch with its foundational responsibilities and has become overwhelmed with processes. उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बने रहना है तो उन्हें अपने मूल उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। My delegation would like to reiterate that India has consistently advocated the view that General Assembly can be revitalized only when its position as the chief deliberative, policy-making and representative organ of the United Nations is respected both in letter and in spirit. और वहीं इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में अल शिफा अस्पताल अब एक ऐसा केंद्र बन गया है जिसकी इस वक्त काफी चर्चाएं हो रही हैं। अल शिफा अस्पताल में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बीते कल लोगों ने जब अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश की थी तो उनके पैरों पर गोलियां चलाई गईं और उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। इस भी बीच इजरायली सैनिकों ने गजा के अल शिफा अस्पताल पर छापा मारा और कहा कि हमास आत्मसमर्पण कर दे। इजराइल का कहना है कि हमास ने हिंसा में 1200 लोगों को मार डाला और 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया है। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल के समर्थन में कहा कि उसके पास हमास के खिलाफ अस्पताल में कार्रवाई के सबूत मौजूद हैं। अमेरिका ने हमास के प्रमुख अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि हमास का किसी भी तरीके से पूरी तरह खात्मा हो जाए। और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने बाइडेन का स्वागत किया। बाइडेन ने कहा कि इस सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान उनका लक्ष्य दोनों महाशक्तियों के बीच सैन्य संपर्क सहित सामान्य संचार फिर से शुरू करना है। बाइडेन ने कहा कि वो तनावपूर्ण संबंधों की अवधि के बाद चीन के साथ अमेरिकी संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन और शी आज एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करने वाले हैं। और चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं खेल जगत की खबरें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े मैदान पर विश्व कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। पिछले कुछ समय में इन दोनों टीमों के बीच कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। वानखेड़े स्टेडियम से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने हैं सेमीफाइनल में और ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और हम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही हैं। मुकाबला होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का। लेकिन क्यों टीम इंडिया न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में हल्के में नहीं ले सकती है? भारतीय टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। 9 में से 9 मुकाबले वो जीतने में कामयाब हुए हैं और जिस तरीके से टीम इंडिया जीत रही है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं ले सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टीम सही टाइम पे पीक करना न्यूजीलैंड की टीम को आता है। अब देखिए कि न्यूजीलैंड की टीम पहले मुकाबले जीती 4, उसके बाद 3 मुकाबले वो हारे, उसके बाद 400 रन का स्कोर खड़ा कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि वो मैच वो हारे थे लेकिन श्रीलंका को उन्होंने मात दी। तो सही समय पर पीक करना उनको आता है। आप देखिए पिछले 5 कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल मैचेस वो खेल चुके हैं, मतलब ये 5वां लगातार सेमीफाइनल मुकाबला है उनका वर्ल्ड कप में, जिसमें से 2015 की बात की जाए और 2019 की बात की जाए तो दोनों फाइनल मुकाबले भी वो खेले हैं। तो इस टीम को हल्के में लेने की गलती टीम इंडिया नहीं करेगी। साथ ही 2019 विश्व कप अगर हम देखें सेमीफाइनल मुकाबला टीम इंडिया जब बाहर हुई थी वर्ल्ड कप से, वो न्यूजीलैंड की टीम ही थी जिसने टीम इंडिया को बाहर का रास्ता दिखाया था। 2 दिन वो मुकाबला चला था मैनचेस्टर में और उसका स्कार, उसका
वूंड जो हम कहते हैं, उसका घाव है, वो अभी तक भरा नहीं है। तो ये सबके जहन में ज़रूर होगा। तीसरी बात ये है कि न्यूजीलैंड की टीम की जो फुल फिटनेस है वो फिर से आ गई। आप देखिए, टिम साउदी फिर से प्लेइंग 11 में आ गए हैं। केन विलियमसन जो उनके रेगुलर कप्तान हैं, वो अब श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेलते हुए नजर आए थे, बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो भारतीय टीम के खिलाफ खेलेंगे। और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इंजरी से परेशान रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 के 15 खिलाड़ी अब फिट नजर आते हैं, जो न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर है। उनका जो एक्स फैक्टर है लॉकी फर्ग्यूसन, और मिडिल ओवर्स में अगर न्यूजीलैंड की टीम विकेट निकालती है तो उसका सबसे बड़ा कारण है वो लॉकी फर्ग्यूसन ही है। तो ये 3 कारण हैं जो न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम के बराबर बनाती है। और स्टैट्स भी आप देखें कि पिछले 4 जो नॉकआउट मुकाबले हुए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, सभी फॉर्मेट्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। और वानखेड़े की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम एक भी सेमीफाइनल मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में नहीं जीती है, जिसमें आप नेहरू कप को भी मिला लीजिए, जिसमें आप 1987 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला गया था उसमें भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हाँ, भारतीय टीम ऑन पेपर मजबूत जरूर नजर आती है। 9 में से 9 लीग मैच जीती है, उसमें भी मजबूत नजर आती है। गेंदबाजी बल्लेबाजी में मजबूत नजर आती है। लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड को टीम इंडिया हल्के में नहीं ले सकती है। कैमरामैन जयशंकर के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और वानखेड़े स्टेडियम से ही अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा जानकारी के लिए। सुप्रभात अभिषेक, अब तक अजय रही है एक तरह से टीम इंडिया, अब सेमीफाइनल के लिए कितनी तैयार है ये बताइए, और साथ ही साथ टॉस में क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी रोहित की, ये भी बताइए। सुप्रभात शैला, अब देखिए टीम इंडिया ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। 9 में से 9 लीग मैच, जैसे मैंने रिपोर्ट में भी कहा कि टीम जीती है। और इस टीम अगर वैसा ही खेल दिखाया जाता है अगर सेमीफाइनल में भी, तो भारतीय टीम को हराना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम कड़ी टक्कर देती हुई आई है। जैसे मैंने आंकड़े भी गिनवाए अपनी रिपोर्ट में, आसान नहीं होने वाला ये मैच। और कल केन विलियमसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो भी मैच हो चुके हैं वो हो चुके हैं। न्यूजीलैंड का सफ़र जो रहा है सेमीफाइनल का वो अलग रहा है, भारतीय टीम का जो सफ़र रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। टीम इंडिया ने सारे मुकाबले जीते हैं और भारतीय टीम में कोई वीक लिंक नज़र नहीं आता है शैला। गेंदबाजी में वीक लिंक होता है किसी टीम में, किसी में बल्लेबाजी में वीक लिंक होता है। एक मैच भारतीय टीम को जिसमें कड़ी टक्कर मिली थी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मिली थी। तो ये सारी चीज़ें भारतीय टीम के जहन में ज़रूर होगी। हाँ, टॉस काफ़ी ज़रूरी होगा, जैसे आपने पूछा सवाल। वानखेड़े स्टेडियम का इतिहास रहा है शैला, और इस पूरे टूर्नामेंट को भी अगर आधार बनाया जाए तो 4 मुकाबले जो वानखेड़े स्टेडियम में हुए हैं, 357 माफ़ कीजिएगा, पहली टीम का जो एवरेज स्कोर रहा है पहले बल्लेबाजी करते हुए, और चेस करते हुए जो एवरेज स्कोर वो रहा है वो 188 रहा है। तो आप देख लीजिए जो डिफरेंस है पहले बल्लेबाजी करते हुए और जो बाद में बल्लेबाजी करते हुए वो काफ़ी रहा है। इसलिए साफ है दूधिया रोशनी में टीम इंडिया गेंदबाजी करना चाहेगी फ्लड लाइट्स के अंडर। आप टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी करिए। 300 साढ़े 300 का यहाँ पर पार स्कोर हम मान सकते हैं। और शुरू के 10-15 ओवर फ्लड लाइट्स के अंदर 10-15 दिन बॉल हिलेगा, बॉल अच्छा खासा सीम होगा। और टीम इंडिया की जो तिकड़ी है गेंदबाजी की, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है मोहम्मद सिराज ने, मोहम्मद शमी ने और जसप्रीत बुमराह ने, अगर वो फ्लड लाइट्स के अंदर गेंदबाजी करते हैं तो शुरू के 10-12 ओवर हैं वो न्यूजीलैंड के लिए आसान बिल्कुल नहीं होने वाले। लेकिन हाँ, टॉस काफ़ी मायने यहाँ पर रखता है और न्यूजीलैंड यहाँ पर अगर टॉस जीत जाता है तो टीम इंडिया की कोशिश वही रहेगी कि न्यूजीलैंड को कम से कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए और टीम इंडिया वो चेस करे। लेकिन इतिहास रहा है वानखेड़े का शैला कि सेमीफाइनल टीम इंडिया यहाँ पर एक भी नहीं जीत पाई है। 1987 विश्व कप को देखा जाए, नेहरू कप को देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि परफॉर्म करती आई है, ओवरऑल ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो भारतीय टीम की तरह घातक क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट खेलती हुई नजर आई है। टीम इंडिया बेहतर नजर आती है, फेवरेट नजर आती है। लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड को
बड़े मुकाबले जीतना यहाँ पर आता है तो कड़ी टक्कर की उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और अपडेट्स पहुंचाते रहिए। तो वाकई आज का जो मैच है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नया सवेरा। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए अब बात करेंगे कारोबार की। कोयला मंत्रालय आज से वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए 8वें दौर की नीलामी शुरू करने जा रहा है और नीलामी के आगामी दौर में बोलियां लगाने के लिए कुल 35 कोयला खदानें होंगी, जिसमें कोयला खदान अधिनियम 2015 के तहत 11 और MMDR अधिनियम 1957 के तहत 24 कोयला खदानें शामिल हैं। इनमें से 14 कोयला खदानें पूरी तरह से तैयार है, जबकि 21 आंशिक रूप से तैयार है। इसके अलावा वाणिज्यिक कोयले के 7वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 4 कोयला खदानों की बोली लगाने के लिए रखा जा रहा है, जिसमें एक CMSP कोयला खदान और 3 MMDR कोयला खदानें भी शामिल हैं। कोयला क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। दरअसल खनिज कानूनों में संशोधन के बाद से कोयला क्षेत्र में नीलामी की प्रक्रिया आसान हुई। इससे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और कोयले के उपयोग पर किसी भी प्रतिबंध के बिना कोयला खदानों की नीलामी की अनुमति देने का रास्ता भी साफ हुआ। इन खदानों से निकलने वाले कोयले का उपयोग निजी खपत, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं और इसी मौके पर उन्होंने लैम रिसर्च के अध्यक्ष और CEO टिम आर्चर से सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में पीयूष गोयल ने एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी और बताया कि लैम रिसर्च के अध्यक्ष और CEO टिम आर्चर से भारत के सेमीकंडक्टर और डीप टेक क्षेत्र में नवाचार आधारित भविष्य और निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई, जिसे एक मजबूत प्रतिभा समूह का समर्थन प्राप्त है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। 12 नवंबर को रिलीज हुई सलमान खान की टाइगर 3 ने केवल 3 दिनों में ही 107.65 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस साल रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने महज 2 दिन में 100 करोड़ का कारोबार किया था। ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा और मिशेलिन स्टार शेफ और फिल्म निर्माता विकास खन्ना कार्यकारी निर्माता के रूप में ऑस्कर एनिमेटेड लघु फिल्म अमेरिकन सिख में शामिल हो गए हैं। साउथ के निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन निर्देशित L2E एम्पुरान फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हुआ। फिल्म को पोस्टर रिलीज होने के बाद फैंस की उत्सुकता काफी बढ़ गई। फिल्म में फैंस को जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। टाइगर 3 के शो के दौरान थिएटर में पटाखे फोड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सलमान खान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, मैं टाइगर 3 के दौरान सिनेमाघरों के अंदर आतिशबाजी के बारे में सुन रहा हूं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। प्लीज खुद को और दूसरों को जोखिम में डाले बिना फिल्म का आनंद लें और सुरक्षित रहें। बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल ने अपनी बद्रीनाथ ट्रिप की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
फिल्म कबीर सिंह के निर्देशक संदीप वाघरेड्डी की अगली फिल्म रणबीर कपूर अभिनीत एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज के एक हफ्ते पहले इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सेहत की। आज विश्व COPD दिवस है। COPD विश्व में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। COPD ऐसा ही एक रोग है जिससे फेफड़ों को क्षति पहुंचती है और रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है। COPD होने के क्या कुछ कारण होते हैं और बचाव के लिए क्या कुछ करना होगा, आइए समझते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD एक श्वसन रोग है जिससे काफी लोग प्रभावित होते हैं। COPD विश्व में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। COPD ऐसा रोग है जिससे फेफड़ों को क्षति पहुंचती है और रोगी की स्थिति गंभीर होने लगती है। COPD दुनिया में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है और ये बीमारी प्रिवेंटेबल है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें COPD होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर वो लोग जो ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहाँ धूल है, मट्टी है या स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, ऐसे वातावरण में काम करने वाले लोगों को भी COPD हो सकती है। लेकिन स्मोकिंग इसमें प्रमुख कारण है, तो मेरी सलाह ये रहेगी हम स्मोकिंग से बचें तो हम COPD से बच सकते हैं। जिन लोगों को COPD होती है उनमें प्रमुख लक्षण होते हैं खांसी, बलगम और सांस फूलना। इसमें से खांसी पहले हो सकती है या सांस पहले हो सकता है, लेकिन जब बीमारी बढ़ती है तो दोनों ही चीजें हो जाती हैं। ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है जिससे व्यक्ति का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से ग्रस्त व्यक्ति में हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर और कई अन्य गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन मरीजों के अंदर सांस की तकलीफ या खांसी की तकलीफ कुछ समय से चल रही है वो जरूर अपना PFT टेस्ट कराएं। PFT टेस्ट से पता चलता है कि बीमारी है, बीमारी की कितनी तीव्रता है और हमें उसका कैसे इलाज करना चाहिए। इलाज में सबसे प्रमुख दवा है इन्हेलर, और ऐसे मरीजों को जो भी कारण है COPD होने का उसको बंद करना चाहिए। उनको या तो ऐसे वातावरण से हट जाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मट्टी है, या उनको अपना ऐसा काम बदल देना चाहिए जिसके अंदर उनको धूल मट्टी या स्ट्रॉन्ग स्मेल्स का एक्सपोजर है, और धूम्रपान तो बंद ही कर देना चाहिए। जिन भी मरीजों को COPD है या उसके लक्षण हैं उनको सालाना इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगानी चाहिए और हर 5 साल के अंदर न्यूमोकॉकल वैक्सीन लगानी चाहिए अपनी डॉक्टर की सलाह से। सही इलाज द्वारा COPD के लक्षणों को नियंत्रित कर कई अन्य बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। इसलिए COPD का सही प्रबंधन आवश्यक है जिससे COPD से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाया जा सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और चलिए अब देखते हैं मौसम का हाल। आज तमिलनाडु के तटीय इलाकों और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी संभव है। वहीं बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर कर लेगी। 14 नवंबर को अंडमान सागर के ऊपर और 14-15 नवंबर को दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। वहीं दिल्ली और NCR के वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई खास सुधार की उम्मीद फिलहाल नहीं है। और चलिए अब देखते हैं देश भर के कुछ शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं एक ऐसे सैंड आर्ट के साथ जिसे सुदर्शन पटनायक और उनकी टीम ने बनाया है। बिल्कुल, और आज वानखेड़े में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच में भारत के मनोबल को भी ये आर्ट बढ़ाएगा। तो आप भी टीम इंडिया को चीयर करिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।